वो तो खुशी नहीं थी। ओके तेरे को क्या दुख हो रहा है? तुम बस अंडरस्टैंडिंग एक हाथ की धुले कहीं और कौन बड़ा दोनों में नहीं। अरे हमको अच्छा दोनों पसंद है। आप लोगों ने देख लिया था। दिखा 11.9 हो गया था। 11.9 अंदर रख लीजिए अभी। 11.9 हो गया है देखो। हाँ हो गया। So 9th question देखिए। Certain household has consumed 250 units. 9th question एक्सरसाइज का देखो। तो यानी किसी के घर में कितने यूनिट बिजली खर्च हुई है? यूनिट्स का दूसरा और फॉर्म क्या है? किलोवाट आवर्स ले सकते हैं। तो अब आगे छोटे वाले पेपर से कल मिल जाएंगे सर। अभी क्योंकि आज 10th का दिया है ना, कल आपका दिया था, आज 10th का। इसमें मेहनत बढ़ती है संडे वाले। सो एक्सरसाइजेस, क्या नाम है बेटा आपका? पेज नंबर 158 निकालो। तो certain household has consumed 250 units of energy during a month. How much energy is in joule? इसको जूल में कन्वर्ट करना है। तो 250 units is equals to 250 times 1 units कहा जा सकता है क्या? बोलो। यानी आपको मालूम है 4 किलो आलू का मतलब है 4 times 1 किलो आलू। तो 250 यूनिट्स को क्या कह सकते हैं? 250 टाइम्स 1 यूनिट्स। लेकिन 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं? ये ज्यादा अच्छा बताइए, आप भी बताएं एक बार। 1 यूनिट में कितने जूल हैं? सही है। तो 250 into 3.6 into 10 to the power 6 जूल, क्योंकि 1 यूनिट ही 1 किलोवाट आवर है। 1 यूनिट कितना होता है? is equals to 1 kilowatt hour is equals to 3.6 into 10 to the power 6 joule. Okay? Now, so इसको मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, देखो कितना आंसर आ रहा है। 250 into 3.6 को मल्टीप्लाई करिए और आंसर पाइए। आंसर शीट जमा कर दीजिए संडे की। भूलना नहीं है, जमा करो। सौम्या करना पड़ेगा। चल मेरे को एक बार काउंट भी करना है ना नंबर। मैंने अभी तक नहीं किए। 900 into 10 पे पावर 6। इतना बड़ा बिजनेस है मेरा बिजनेस। इतना बड़ा ही में डालने के बगल में बैठ के बात नहीं करो। बात नहीं करो। देखो सौम्या तुम्हारे आसपास बात हो रही है। हाँ मैं तो कर ही नहीं रहा यार। अलग बैठ जाओ। हाँ ठीक है सर, ये बात करें तो ये जाएगी ना। क्लास करप्ट होती है। नया बच्चा भी आए, सोचेगा ये लोग कैसे हैं, है ना? तो अच्छा भी नहीं लगता है। कितना आंसर लाई आप मल्टीप्लाई करके? हाँ 900 into 10 पे पावर 6 उसका डेसिमल 900 into 10 पर पावर 6 है। तो 10 पे तो पावर 9 into 10 to the power 8 हो जाएगा, क्योंकि इस पर कितनी पावर आएगी बोलो? 10 to the power 2 और into 10 to the power 6 है।
सो 9 into 10 to the power 8 जूल हो गया। तो 250 यूनिट्स को हमने जूल में बदल लिया। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? 10 raised to the power 6। वीडियो से पढ़ा था क्या? ये कैसे नहीं पढ़ पाएंगे? इनके यहाँ नेट नहीं होगा या माता पिता गरीब होंगे, तभी तो नहीं पढ़ पाएंगे। किसी की सुविधा नहीं होती है। तो इतना हो गया। ओके, नाउ 10th क्वेश्चन देखिए। An object of mass 40 kg is raised to a height of 5 meter above the ground. What is its potential energy? So 40 kg की चीज है और वो उठा दी गई है। 40 kg की चीज है and it is raised up to the height of 5 meter. सृष्टि, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बताओ। mgh। वेरी गुड। सो EP is equals to mgh। मास 40 है, g की वैल्यू कितना लेने को बोल रहा है? कुछ बोल रहा है? 10 ले लेते हैं और ये 5 है। तो 5 4 या 20 तो 200 2000 जूल हो गया। पीछे देखना पड़ेगा, आंसर दिया होगा क्या सर? वो आपने फॉर्मूला कौन सा दिया इसमें? यस सर, 2000 जूल। 9th में कुछ नहीं है। 250 यूनिट्स यानी 250 into 1 यूनिट। अब 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर होता है क्या? 1 किलोवाट आवर को कल हमने बदलवाया था। 1 किलोवाट आवर में कितने होते? तो बस उतने जूल। 1 यूनिट ही 1 किलोवाट आवर है। नहीं, वो कॉमर्शियल यूनिट क्या कहते हैं? बिजली की कॉमर्शियल यूनिट कहेंगे, वैसे उसे किलोवाट आवर कहेंगे। ओके, तो पीछे कितना आंसर है इसका? 2000। ओके, इफ ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल देन व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी हाफ वे डाउन? अगर ये आधा गिर जाए, काइनेटिक एनर्जी। सो अब जरा आधा गिर जाने दो, तो ये कितना गिर जाएगा? 2.5। ऊपर से फ्री फॉल कर रहा है तो इसकी स्पीड क्या होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। तो अब फॉर्मूला लगाओ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अच्छा हाँ, इज इक्वल्स टू हाँ 2as। बोलो सही है? तो u 0 है और नीचे गिरा तो 10 ले लिया जाए। यशिका बोलो s क्या होगा? ये अगर यहां से गिर रहा है तो मुझे ये बताइए कि कितना गिर गया है हाफ वे डाउन में? 2.5 गिरा कि नहीं? तो 2.5 लिखिए। तो इन सब का मल्टीप्लाई करो। 2.5 into 2 5 हुआ तो 50 गिर गया। तो v स्क्वायर है। यशिका इसकी यूनिट क्या लिखी जाए? बोलने दो, वो बोल देंगे। मैं गलत करते मेरे को याद आ गया। फिर भी इन्हें बोलने दो। हाँ, हाँ, ये बताएंगे 50। हाँ बोलो। मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अभिषेक ने तो बोलचाल ही बंद कर दी बिल्कुल। तो पहले ही बताया करते थे। v स्क्वायर है ना? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का अभिषेक क्या फार्मूला है? बिल्कुल बात ही करना बंद कर दिया आपने। बोलो ध्रुव। काइनेटिक हाफ एमवी। ठीक है। सो E के इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ इंटू m कितना है? 40 और इंटू 50, क्योंकि v स्क्वायर यहाँ आ गया। इसी v स्क्वायर की वैल्यू धर्मेश यहाँ डालो। तो 2 से इसको कट किया 20 आया और फिर 20 से इसको किया तो 1000 जूल आ गया। अच्छा ये बताओ इस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? 5, मतलब आधी रास्ते पर। 5 तो पूरा था और आधा गिरा यानी 2.5 आधा है कि नहीं? तो यहाँ पर इसकी E के कितनी है? 1000 जूल। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट? सर वो 50 स्क्वायर होगा ना? हाँ, 1000 जूल। अमित से ठीक बताना यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 1000 ठीक है? इसका मतलब कि ठीक है। 2 लोग जब सही बोल दिए तो फिर इसका मतलब ठीक हो गया। सो अगर पोटेंशियल एनर्जी 1000 जूल है और काइनेटिक एनर्जी 1000 जूल है
और यहाँ पर सबसे टॉप पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी सृष्टि क्या है? 2000। तो क्या ये इज दिस कंफर्म द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? क्योंकि यहाँ 2000 थी और यहाँ भी इन दोनों का सम कितना है? 2000। और सबसे नीचे पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई और काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? सर काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, काइनेटिक एनर्जी 2000। सही है। सो दैट मीन्स कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का स्टेटमेंट बताओ नेहा। लॉ ऑफ बातचीत तो करो, थोड़ी बहुत तो बात होनी चाहिए ना। बता ही नहीं रहे। ईशान कहाँ गए? हाँ बोलो। सर स्टेट का है मैकेनिकल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत बताइए। यस, रिपीट When करो। object is purely under conservative force, its force is मैकेनिकल एनर्जी बता रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। तो अगर ये प्योरली अंडर कंजर्वेटिव फोर्स है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एयर ड्रैग नहीं है, तो इसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? कंजर्व। रिपीट करके रखा करिए। चलिए नाउ अब आगे की बात देखिए। सो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी हाफ वे डाउन हमने निकाल ली है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज वर्क डन बाय द फोर्स ऑन ग्रेविटी ऑफ ए सैटेलाइट? 11। अरे बात बताते बताते ही तो बात करती ही जा रही है। सो सैटेलाइट है और अर्थ है, तो अगर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों तरफ, तो नेहा बोलो अर्थ की ग्रेविटी इस पर कैसा वर्क डन कर रही होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? बिल्कुल सही। अब नाउ आप बताइए प्रवीण। बोलो प्रवीण। तो वर्क डन है नहीं, है नहीं, परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के। क्या सर? ठीक है, तो इसका मतलब है जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये उसकी स्पीड है। सो एज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन इज 0। ये क्लॉज भी है 0 वर्क डन का। एज ये हमने दिया भी था, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सैटेलाइट, of satellite. So work done is 0. 12. Can there be displacement of object in absence of any force acting on it? Think. Discuss the question with your friends and teacher. Now Arpita, will there be any displacement in absence of any force? ये करेक्ट बता रही। अंशिका आप भी बताइए। कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट इन एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स? कोई फोर्स नहीं होगी तो कैसे डिस्प्लेस? आप बोलो, सही बता रही हो। अगर ऑलरेडी मोशन। यस, इफ ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी इन मोशन इन इंटरस्टेलर स्पेस, मुझे लगा सर बोली दिक्कत है, यानी जहां पर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फोर्स। इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब है अंतर आणविक आकाश, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई आकाशीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडी ना हो। इट इज फ्री फ्रॉम एनी सेलेस्टियल बॉडी। Neither there are stars, neither there are planets, nor there are satellites, and it is isolatedly moving in single direction. Then no force is needed to push it. It will automatically keep on moving in the same direction with same speed till eternity. वो अनंत काल तक उसी दिशा में उसी वेग से चलता रहेगा और उसके लिए किसी फोर्स की जरूरत पड़ेगी। यही तो लॉ ऑफ इनर्शिया है और इनर्शिया ऑफ मोशन है। तो क्या लिखोगे बताओ कि and yes, it is possible. It is if an object is moving in universe
हमारे साथ फ्री फॉल बोल रहे थे। सही है, फ्री फॉल में तो फोर्स है, ग्रेविटी पड़ता है। तो इन यूनिवर्स, हाँ फ्री फॉल बोल रहे अभी आपको बताया ना, वहाँ फोर्स की एब्सेंस में बात हो रही है। इन यूनिवर्स आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब यूनिवर्स बहुत बड़ा है। इवन जो बीच का नेब्यूला होता है, हाँ, यानी 2 तरीके की गैलेक्सी के बीच का स्पेस, वो भी बहुत बड़ा है। उसमें मतलब ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल। अलग अलग ग्रुप में घूमते हैं। ये सन भी तो परिक्रमा कर रहा है अपनी आकाशगंगा। ऐसा कोई नहीं है कि स्टार नहीं है, स्टार को भी चक्कर लगाना पड़ता है। आकाशगंगा के बीच में देख लो, ये एक तरीके की, ये क्या है, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं, ये आकाश गंगा है। ये मतलब ये जैसे चक्री नहीं मूव करती है, इसी में कहीं यहाँ सन है और वो इसी मिल्की वे गैलेक्सी में, इसी आकाश गंगा में घूम रहा है। लेकिन एक दूसरी गैलेक्सी है, वो ओवल शेप गैलेक्सी है, जो अल्फा सेंटोरी है हमारे बगल में, उसमें अलग अलग, तो अलग अलग गैलेक्सी के बीच के स्थान को नेब्यूला कहते हैं। तो वहां पे भी मूव कर सकता है, वो बहुत बड़ा स्थान है वो भी, और 2 यूनिवर्स के बीच का भी स्थान भी हो सकता है। हमारा एक ही यूनिवर्स नहीं है, और जो यहाँ मिस यूनिवर्स बना है वो दूसरे यूनिवर्स की सुंदरी नहीं है, ये भी जान लेना। वो हमारी 50 जो मिस यूनिवर्स बनता है ना, वो अपने यूनिवर्स की सुंदरी, वो दूसरे यूनिवर्स की नहीं है। अभी तक तो कोई एलियन क्लेम करने नहीं आया कि मैं प्रियंका चोपड़ा से जाना चाहूँ। वो आ जाए तो फिर उन दोनों में कंपटीशन। सो इन यूनिवर्स आइसोलेटली, अगर वो आइसोलेटली मूव कर रहा है, देखो, इन एब्सेंस ऑफ, मान लो जादू आ जाए और कह दे मैं ज्यादा सुंदर हूँ, इन एब्सेंस ऑफ प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, इन सब की एब्सेंस में, क्या मून एक सैटेलाइट है? Then it will keep on moving in same direction with same speed in absence of any force. Then it will keep on moving in that interstellar space. Interstellar space, जहां पर कुछ ना हो, उसको कहते हैं अंतर आणविक आकाश। एक अंतर आणविक कोण भी थाना कर देता है, तो मतलब उसमें कुछ नहीं होता, वो इंटीरियर एंगल सह अंतर कोण, सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, विदाउट एनी फोर्स। अब जरा देखें, तो ये जो हमारी गैलेक्सी है वो क्या है? मिल्की वे। देख लो, ये मिल्की वे गैलेक्सी में 50 मिलियन स्टार हैं। एक गैलेक्सी में 50 मिलियन स्टार है, और पूरे हमारे यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सी है? 50 मिलियन गैलेक्सी है। तो और दूसरे यूनिवर्स में भी ऐसा होता हो, उनके बारे में मालूम नहीं भाई। यूनिवर्स जहाँ खत्म है वहाँ दीवार खड़ी है क्या कोई? ये इसके आगे यूनिवर्स नहीं, दीवार तो हैं? बहुत छोटे से हैं, और कितना बड़ा है आपको बिल्कुल पता अंदाजा भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन से छोटा भी कुछ, क्या पता इलेक्ट्रॉन पे भी लोग रहते हैं, वो भी एक धरती है। साइंटिस्ट अभी तक इस चीज को सोच नहीं पाए, उस पे भी लोग चलते होंगे।
अभी भी, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स ग्लूऑन से मिलके बना है, फिर वो ऑर्बिट से मिलके बना है, बहुत कुछ पढ़ना है। हाँ, तो न जाने अणु रणीयान महतो महीयान, वो छोटे से छोटा भी है और बड़े से बड़ा भी है। कहते हैं छोटे में अनंत और बड़े में अनंत, छोटे में भी अनंत, और जो छोटे का अनंत है वो बड़े के अनंत से मिल जाता है। सबसे छोटे में भी अनंत है। हाँ, यही बात। अब जरा देखो, यहाँ तक बात हो गई। 13th क्वेश्चन देखो। हाँ, मुझे ठीक है। जरूरी सृष्टि पुराने किसका टेस्ट है? ओके, है किसी में फुल? नहीं इतने ओके, क्वेश्चन नंबर 13। ए पर्सन होल्ड्स ए बंडल ऑफ हेयर। मान लीजिए ये अपने सर पर गठरी रखे हुए हैं, ठीक है। नाउ दिस पर्सन इज होल्डिंग इतना बड़ा हो। काइंड ऑफ हेयर। सर आपने स्टार्टिंग में आंसर लिखवाया था। अब जरा देखो, नाउ तो उसमें वो कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? So he has not done any work. As displacement is zero. डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो हो गया। तो वो क्यों गेट टायर्ड हो जाता है? क्योंकि उसके मसल्स में स्ट्रेस आ रहा है। सो ही गेट टायर्ड। तुमको भी 1 घंटे कहीं खड़ा रख दिया जाए परेड में तो लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं। नाउ क्या लिखना चाहिए अरे एनसीईआरटी में ढूंढना ना 10 लाइन द पर्सन आगे है द पर्सन गेट टायर्ड, वो टायर्ड हो जाए तो इस पर्सन के पसीना निकलने लग जाएगा। टायर्ड ड्यू टू स्ट्रेस। मसल्स, तो ड्यू टू स्ट्रेस ऑन मसल्स, ठीक है। एंड इट कॉजेस कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, कॉजेस कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। मान लो अगर कोई आपसे कहे कि इस तरीके से हाथ करके 1 घंटे खड़े, नाउ आपके बॉडी को मेंटेन करना पड़ेगा, वहाँ ब्लड का लेवल और बहुत सारा काम करना पड़ेगा ऐसा करने के लिए। तो वो ऐसे करके खड़ा है या किसी भी तरीके से खड़ा है तो स्ट्रेस तो आ ही रहा है ना उसके मसल में। तो इट 14 एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट। एक हीटर 1000 वाट का भी हो सकता है और 1500 वाट का भी है। तो हाउ मच एनर्जी
10 घंटे ये चलेगा। तो यशिका तुम बता सकती हो अगर उसे 10 घंटे चला जाए तो कितनी एनर्जी होगी? तुरंत इनाम दे देंगे, बता दोगे। बहुत सरल आंसर, बहुत लोगों को अभी तक पता चला। आप बताना। क्वेश्चन क्या था? छोटा क्वेश्चन आप केवल एक बार बता दो ऐसे। वो बुक में है, सब लाइन से चल रहा है। अरे बता देगी फिर सो अमितेश व्हाट इज आंसर? सर ये 1 घंटे का होता है। हाँ सर तो सर मल्टीप्लाई 10 कर घंटे देंगे का सर। बताया है। जैसे कि अमितेश ने बताया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू पावर कितनी है उसको किलोवाट में बदलो। सर 1.5 किलोवाट और टाइम कितना है? सर 10 आवर्स। तो 10 आवर्स 15 मल्टीप्लाई करो। 15 किलोवाट आवर। देखो इन्होंने तुरंत बता दिया था, एकलव्य ने भी तुरंत ही बता दिया था। कैसे? तो मैंने नहीं बताया था, अभिषेक ने बताया। अभिषेक ने भी तुरंत बता दिया। मतलब तीनों लोग, 3 लोग बता दिए लगातार। 15 यूनिट्स। सर न्यू बुक्स में ये क्वेश्चन सर इट कॉजेस के बाद क्या लिखा है? मेरा तो साउंड है। चलो इट कॉजेस के बाद क्या लिखा है? पहले तक Stress. कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। चलो ओके, नाउ 15th क्वेश्चन। तो ये पूछा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम कर देना। पावर क्या होता है? 1500 वाट में क्या होगा? तो बताइए 1500 वाट को किलोवाट में बदलना हो तो किससे? 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड कर दीजिए किलोवाट और फिर आवर में। तो किलोवाट आवर को ही तो यूनिट कहते हैं। तो इतनी यूनिट अगर खर्च हुई है तो बताओ तुम्हें कितना रुपए देना पड़ेगा यहाँ की JNVU इलेक्ट्रिसिटी? 150 रुपीज, क्योंकि 10 रुपए पर यूनिट का चार्ज है। तो अगर कोई हीटर आप ऐसे चला रहे हैं तो 150 रुपीज, ये सही बता रहे हैं। नाउ 15 illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy changes which occur when we draw a pendulum bob one side and allow it to oscillate। मान लीजिए कि हम किसी पेंडुलम बॉब को ऑसिलेट कराएं और फिर ये हमारे पास पेंडुलम बॉब है और इसका ऑसिलेशन करा दिया जाए। ये देखो, तो ये एक सिंपल पेंडुलम है। ओके, तो इसको हम ऑसिलेट करा। सर इसका एक बार ऐसा होगा क्या? इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो खत्म। ये देखो, तो सिंपल पेंडुलम है। इसको कह रहा है कि एक साइड पकड़ लो और फिर ऐसे छोड़ दो। अब इसमें क्या कहा गया कि नाउ ऑब्जेक्ट ऑफ इस चीज को कर दिया जाए इवेंचुअली कम्स टू रेस्ट, व्हाट हैपेंस टू इट्स एनर्जी। तो अल्टीमेटली ये रेस्ट पर सौम्या क्यों आ जाता है? और फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या ये उसका उल्लंघन करता है? इज इट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? टेल ड्यूरिंग ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। बोलो। यस, एज सौम्या इज टेलिंग वेरी करेक्ट। या ओके, शी इज वो विंड एनर्जी कन्वर्ट होता है। ऐसा लग रहा है यानी जो सिंपल पेंडुलम है, जो सिंपल पेंडुलम है वो ऑसिलेट करना। क्या बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ, काइनेटिक से पोटेंशियल में कन्वर्ट। गरिमा वाले ये देखो, यानी इन्होंने कहा कि ड्यूरिंग वो ठीक है कि अगर एक पेंडुलम है तो इन्होंने कहा कि सर इस जगह पर, और ये है तो ये ऐसे ऐसे पेंडुलम जाएगा तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पीड है कि यहाँ
और यहाँ कितनी है? 0, क्योंकि अब यहाँ से लौटेगा बीच में भाई, कोई चीज वहां जाकर लौटेगी, कभी झूला झूला वहां जाकर लौटता है झूला। तो ये 0 की पोजीशन है, तो यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? mgh। और अगर यही हम लेवल मान लें एनर्जी का, तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ये ठीक बता रही है कि 0 होगी। क्यों इन्होंने 0 कहा? क्योंकि वेलोसिटी 0 है। बहुत सही बात कही। और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी कि नहीं? जो भी स्पीड होगी, और इस पोजीशन पर यानी इवेंचुअली एक दूसरे में अदला बदली होगी। लेकिन वो कह रहा है कि ये पेंडुलम रेस्ट पे क्यों आ जा रहा है? अदलना बदलना ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट प्योरली अंडर कंजर्वेटिव फोर्स, देयर इज ड्रैग ऑफ एयर। यहाँ हवा है, और हवा की वजह से धीरे धीरे क्या हो रहा है? जो पार्टिकल यहाँ ऑसिलेट कर रहे हैं वो इस कमरे में गर्मी पैदा कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या पैदा कर रहे हैं? सो अल्टीमेटली बिकॉज सिंपल पेंडुलम इज अंडर ड्रैग फोर्स, और ड्रैग यानी फ्रिक्शन होता है। तो अगर मान लो तुमने कभी देखा है कि जो सैटेलाइट चल रहे हैं उनके पीछे एक मोटर लगी होती है, ओपेगी और पेरिगी मोटर, और वो वहां पे जाके उसको छोड़ देता है, फिर अर्थ की परिक्रमा करता रहता है। फिर उसके लिए नहीं चाहिए, वो निकल जाता है, और वो ओपेगी और पेरिगी मोटर को निगलने के लिए अमेरिका जंक ईटिंग सैटेलाइट भेजता है, और वो उसको निगल लेता है उन दोनों मोटर। उसके लिए वो किराया लेता है, कहता मैं सैटेलाइट, मैं स्पेस का मालिक हूं, नहीं तो तुम्हारा जो जंक निकलेगा वो तो दुनिया में फिर वो वहां के ट्रैफिक को खराब कर देगा, इसलिए स्पेस में कुछ भी छोड़ोगे मुझे महीने में तुम $15 लाख किराया। 15 लाख डॉलर मतलब वो लेगा, वो कह रहा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास जंक ईटिंग सैटेलाइट है। कह रहा मैं मालिक हूँ, तुम्हें हमें देना पड़ेगा। आप समझ आई बात की नहीं? लेकिन अच्छा, वहां जो सैटेलाइट मूव कर रहा है क्या उसमें कोई मोटर है? वो तो अब बस वहां तो फ्री है, क्या वहां ड्रैग है कोई? लेकिन यहाँ जो जहाज चलता है क्या उसमें बहुत 1000 लीटर तेल खर्च हो जाता है? क्यों? क्योंकि वो ड्रैग के अगेंस्ट में चल रहा है। किसके अगेंस्ट में चल रहा है? बहुत बड़ा तूफान आया और तुम उसमें चलो धीरे धीरे, तो जब तुम चलोगे तो क्या तुम्हें बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी? बोलो। तो व्हेन वी मूव अगेंस्ट ड्रैग आवर लॉट ऑफ एनर्जी गेट कंज्यूम्ड। ड्रैग कभी भी पेंडुलम चल रहा है तो 10 मिनट बाद वो 0 पे आएगा। धीरे धीरे अगर मैं यहाँ छोड़ के जाऊं तो कल आऊंगा, अरे ये पेंडुलम रुक क्यों गया? रुक जाएगा कि कल भी चलता रहेगा? बोलो। तो वो कहाँ गई भाई? आपस में बदलनी चाहिए, क्योंकि पार्टिकल एयर में है, तो जो पार्टिकल उससे टकराएंगे, पार्टिकल क्या होंगे? आप ये समझ लो, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे एयर के पार्टिकल हैं, ये देखो, तो ऐसे पानी के भी पार्टिकल हैं। मान लीजिए ये है हमारा पेंडुलम, ये ऑसिलेट कर रहा है, और मैं पानी ले लूं, तो इसमें पानी ले लिया मैंने, ये वही वाला है। ये देखो। अब यहाँ पर जब मान लीजिए मैंने ट्यूनिंग फॉर्क को, ये उतनी अच्छे से नहीं हुआ है, दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क अभी ये देखो, तो मैंने ये ले लिया, तो अब ये रुक क्यों गया? क्योंकि इससे टकराकर इसकी एनर्जी किसने ले ली? पानी ने। इसी तरीके से जो पेंडुलम चल रहा है क्या उससे हवा के पार्टिकल टकरा रहे हैं और वो उसकी एनर्जी ले रहे हैं। जैसे वाटर ने इसकी एनर्जी ले ली, वैसे पेंडुलम भी तो ऑसिलेशन कर रहा है। देख लो, जब धीरे धीरे चले तो ऑसिलेशन बोलना, और तेज तेज चले तो वाइब्रेशन बोलना है, दोनों एक ही चीज। धीरे धीरे चले, जैसे हाथ का मूवमेंट है तो टू एंड फ्रो, ये ऑसिलेशन है। और जब प्लेट यहाँ पर रख दो, एक स्केल करो, तो वो कहते हैं वाइब्रेशन। तेज को वाइब्रेशन और हल्के को वाइब्रेशन है। फास्टर ऑसिलेशंस आर कॉल्ड वाइब्रेशन। अब जरा देखो, तो जैसे इसकी एनर्जी चली गई तो वैसे ही उस पेंडुलम से कौन टकरा रहा होगा? एयर पार्टिकल। तो ड्रैग है कि नहीं वहां? अगर मैं इसको कह दूं तुम ऑसिलेट करो, ये देखो
अब मैं इसे कह दूं तुमको इसके अंदर ऑसिलेट करना है, तो कहेगा हम नहीं कर पाएंगे, इतना तो ड्रैग है, हम तो 1 सेकंड कर पाएंगे, फिर तो चुप हो जाएंगे। तो बोलो अब ये ड्रैग में कहीं कर पा रहा ऑसिलेशन? इसके ऑसिलेशंस क्या डाई हो गए, मर गए? कितनी देर में मरे? आधा सेकंड में। सो ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम डाइज आउट अल्टीमेटली। क्या वे मर जाते हैं? ड्यू टू ड्रैग फोर्स ऑफ एयर। So it is not the violation of conservation of energy. The energy contained in simple pendulum is transferred to friction as heat energy. वो किसको ट्रांसफर हो गई? हवा को। अगर यहाँ बहुत सारे, मैंने आपको दिखाया था वो साउंड में वाइब्रेशन था, उसने उछाल लिया सारे दूध को, कराया था कि नहीं स्पीकर ने, तो उस वाइब्रेशन में कितनी एनर्जी है? तो वही चीज है। अब जरा देखिए, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि देखो ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम इवेंचुअली, यानी इवेंचुअली का मतलब समझते हो ना, अंततोगत्वा, अंततोगत्वा या आखिर में, अंत में। द ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम इवेंचुअली डाइज आउट। क्यों उसके खत्म हो गए? बिकॉज पेंडुलम, बिकॉज इट इज अंडर ड्रैग फोर्स। ये एयर ड्रैग है, so its energy is transferred to particles of air. इसकी एनर्जी क्या हो गई? is transferred to particles of air. अभी मैं यहाँ पे बार बार ऐसे ऐसे करूं वाइब्रेशंस, तो मालूम ये गर्म हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? ये जो है गर्म, और नहीं तो किसी के 10-12 झापड़ लगा, उसका दाल बहुत गर्म है। कितना गर्म समझ आई बात कि नहीं? बता रहा हूँ कि किसी भी चीज पे तुम बहुत हैमरिंग करो, फिर टच करके देखो उसको, अल्टीमेटली वो क्या हो जाता है? हॉट नहीं हो जाएगा। हैमरिंग मारते रहो किसी चीज पे लगातार, तो वो पार्टिकल के वाइब्रेशन किसको चले गए? आयरन को चले गए। होता नहीं है, वो पीटता है लोहे को, तब जाके वो आप देखो कुदाल बनती है, कुछ बनता है, गरम का नहीं मारता। यस सर। तो बोलो उससे एक से दूसरे में हीट ट्रांसफर होती है कि नहीं? तो बस ट्रांसफर, ये चीज है। आप देखो, इट इज नॉट द वाइब्रेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत हो गया। टूट जाएगा। अब देखो कि 16 an object of mass m moving with constant velocity v, how much work should be done in order to bring the object at rest? एकलव्य 16 का आंसर बताइए, बोलो। आपके लायक है, सिंपल क्वेश्चन है। कितना हो जाएगा? ओके, नाउ लेट्स सर अगर फोर्स को 0 कर दें तो फिर वर्क करें। जैसा कि एकलव्य ने बताया, ठीक है, सही बताया है आपने। फिर भी मैं अंशिका से एक बार और इस पे सेकंड ओपिनियन ले लूं कि इनका क्या मानना है। एकलव्य ने तो अपना आंसर बता दिया, बोला फोर्स 0 करो।
आप एकलव्य की बात से सहमत हैं? आवाज नहीं आई। वो कह रहा फोर्स जीरो कर दो, नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा कुछ जीरो करो। चलो एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ये देखो ऑब्जेक्ट मास m का है और ये किस स्पीड से चल रहा है, और वो क्या करना चाहते हैं, रेस्ट पर लाना चाहते हैं। तो बोलो इसकी फाइनल स्पीड कितनी होनी चाहिए, 0। समझ में आ गई? अब लिखो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय थ्योरम यार W is equals to change in kinetic energy KF माइनस, क्या है? तो वर्क डन पूछ रहा है कि फाइनल कितना है, हाफ इंटू मास इंटू 0 स्क्वायर, और इनिशियल कितना था बताओ, v स्क्वायर था। तो ऐसा करने के लिए 0 माइनस हाफ mv स्क्वायर, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, निगेटिव, क्योंकि अगर कोई चीज चल रही तो तुम्हें इधर से धक्का देना पड़ेगा तब रुकेगी। कोई साइकिल चला रहा है तो तुम उसको धक्का दो तब भी वो तुम्हारी तरफ आएगा और अल्टीमेटली रुक जाएगा। तुम फोर्स उधर लगा रहे हो और आता तुम्हारी तरफ जा रहा है, तो निगेटिव वर्क डन नहीं हुआ। ये तुम ना करो तो ब्रेक कर दे, मैंने कहा था। सही है। तो इसलिए नेगेटिव वर्क डन ऑफ माइनस हाफ mv स्क्वायर इज टू बी डन ऑन ऑब्जेक्ट। बोलो एकलव्य की बात सही निकली? निकली? उसने कहा कुछ, जीरो कर दो। हाँ, तो उन दोनों का एक ही मतलब है, नेगेटिव वर्क डन सही बता रहा हूँ तो ऑफ mv स्क्वायर इज टू बी डन टू मेक ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अब जरा देखें 17th क्वेश्चन। मान लो किसी को तुम्हें 0 पे लाना है तो तुम फोर्स इधर लगाओगे, और फोर्स लगाओगे। चलो इसको दूसरे तरीके से देखें, ये बोल रहे हैं कि किसी से दूसरे तरीके से बताओ। सर एक मिनट सर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होगा। अच्छा तो ये इसको u लिया उसको v लिया, मतलब ये फाइनल वेलोसिटी ये है और इनिशियल ये है। फाइनल क्या है? एक तो सर आपके v और u समझ गया। देख लो u यहाँ है ही नहीं, यही v से चल रहा था 0 हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है। यहाँ पे यू ही है। हाँ, और u ही है क्योंकि वो कही रहा है बुक में कि v से चल रहा है। सर नहीं आया। अच्छा, तो यानी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है कि वर्क डन ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इतनी बात समझ आई? प्लीज बात को लिखें कि वर्क डन। चलो अभी एक ये तरीका बता रहे, फिर सौम्य का तरीका बताएंगे। सवाल 3 तरीके से होगा। उन्होंने कहा सर मुझे वर्क एनर्जी थ्योरम से सख्त नफरत है, मुझे किसी दूसरे मेथड से बताइए तब मैं मानूंगी, और F इंटू एस मुझे प्यारा लगता है। तो उन्होंने कहा मैं हमें F इंटू एस से करा के दिखाओ, तो उनकी बात माननी पड़ेगी कि नहीं? तो बाय वर्क डन ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? चेंज in its kinetic energy. It is work energy theorem. तो work is equals to change in kinetic energy. Change का क्या मतलब है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी और माइनस, तो फाइनल इसकी कितनी है? 0 है कि नहीं? हाफ mv स्क्वायर। फाइनली वो रेस्ट पर आ गया है, और इनिशियली कैसा है? इनिशियली किस स्पीड से चल रहा था? तो कितना वर्क डन हुआ? 0 माइनस हाफ mv स्क्वायर। तो w क्या हो गया? बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? हाफ mv स्क्वायर। ये वही चीज है, लेकिन समझ में आई कि नहीं आपको? नहीं सर सौम्य वाला सौम्य का तरीके से
अब ये देखो, कोई चीज v स्पीड से चल रही है और वो 0 पर चली आती है, तो इसका मतलब है कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर क्या होता है? 2as। ये जानते हैं? बताओ इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल कितनी है? तो इनिशियल v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, ठीक है। अच्छा, तो माइनस v स्क्वायर बाई 2a क्या है? क्या यही एस है? अच्छा, क्या आप ये बात जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स को क्या आप एम ए मानते हैं? अच्छा, अब ये मुझे बताओ, एस को क्या आप माइनस वी स्क्वायर बाई 2a मानते हैं? तो a से a कट गया, तो क्या इसे माइनस हाफ एम वी स्क्वायर मानते हैं? क्यों नहीं बताया? भाई ये सौम्या ने कहा कि भाई हाँ ये सब नहीं चाहिए, हम वर्क एनर्जी नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, तो फाइनल 0 है ना, फाइनल 0 देखो, s निकाल लिया और f इंटू एस कर दिया, आंसर है। ये समझ गई कि नहीं? है वही चीज। हमने ऐसे वो वर्क करना भी छोड़ा भी तो हाँ वही था, नेगेटिव बस नेगेटिव सर ऊपर थर्ड इक्वेशन है। लेके था 17th क्वेश्चन। Calculate the work required to be done to stop a car of 1500 kg moving with a velocity। फिर से वही चीज आ गई, बोले हम फिर से करना है, तो बोलो किस स्पीड से चल रही है? 60 किलोमीटर पर आवर है, पर आवर। और इस लास्ट में इसकी क्या स्पीड हो गई? 0 किलोमीटर पर आवर या 0 मीटर पर सेकंड। तो u कितना है? 60 किलोमीटर। तो 60 इंटू क्या कर दिया जाए, किलोमीटर को बदलो, और h 36 तो 2 0 से 2 0 गया, और ये क्या आया? 5/6 से कट करिए, बोलो कितना आ गया? और u v कितना है? 0 मीटर पर सेकंड। और ये कार खुद कितने किलो की है? देख लो, अगर ये मानेंगे सौम्या तो चल जाएगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। अगर ये मान जाएंगे कि सही है, और अगर इन्होंने बोल दिया कि हमें सख्त नफरत है, तो फिर उसी से करना तो वही तो करने जा रहे हैं। हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यही है कि नहीं? हम करते v कितना है और ये कितना है, और उसका स्क्वायर भी है क्या? ठीक है, बोलो बोलो बेटा। सर अभिषेक बोलो, वो जो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है, नीचे जाके माइनस वी स्क्वायर। अरे वो लिखा है तो ये 0 तो हट गया ना, 0 पे क्या करोगे? मतलब u की जगह ही v हो गया। अरे u की वैल्यू v बोली। u की वैल्यू ही v है, वो कह रहा शुरू से वो v से चल रहा है। सर मास के बात समझ आई? मतलब जो u है वही v उसने ले लिया, उसकी शुरुआती स्पीड v थी और अंतिम स्पीड 0 है, तो v की जगह 0 ले लिया और इनिशियल की जगह 0 लिया और फाइन। समझ आई कि नहीं? v की जगह फाइनल 0 और इनिशियल 0। वो फिगर बनाया था हमने ना, फिगर में देखो। अब देखिए, सो ये कितना आ गया बताओ? m किलोमीटर kg सर m जी चलो, और इसे कितना लिख दें अंदर? -2500 और बाई 9, 3 से तो कट ही जाएगा।
3 2 जा 6, 3 5 या 15 या 3 बचा। 225 को 25 मल्टीप्लाई करो 620 और कितने जीरो एक्स्ट्रा आ गए और बाई 3 और निगेटिव भी आया। अब इतना वर्क डन हुआ, लेकिन हमें इसे किस में बदलना होगा? 3 2 जा 6 और 2 है तो जीरो लगाओ। ये समझ में आया क्यों जीरो लगाया? दो नंबर एक साथ में लेना, एक में नहीं जा रहा तो फिर एक और लेना पड़ा। तो अभी 10, तो 3.33 उस वाले से नहीं उस वाले फॉर्मूले कौन से? वो वाला कोशिश करिए। एक सेकेंड और मैंने गलती देखो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर क्या है? नहीं उसके ऊपर वाला कौन सा? वो हाफ ये वही तो लगाया हाफ mv स्क्वायर। तो उधर से आज लेके हाँ? तो उसमें मतलब एक कोई फर्क नहीं, यही है। तो ये वाला उधर नहीं डाला किधर? उधर वाला इधर ना? ये वाले जो जैसे हाफ m into v का वैसे उसका उधर नहीं लगा सकते? हाँ लगा सकते हैं, वही चीज ही की है। और फिर उसकी वैल्यू डाल दी। uv में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं uv से बच रहा हूँ। हम इसको सीधा लिख रहे हैं, नहीं तो वही अभी देखो अभिषेक ने पूछा सर आपने v की जगह u कैसे लिख दिया, तो यही बात आ जाएगी। ये क्या कर रहे हैं, तो उससे बचना होगा भी नहीं फाइनल। सो इस अब आगे करने की जरूरत नहीं ना, सौ में समझ में आ गया ये, ठीक है कि नहीं? ये वर्क एनर्जी थ्योरम से कर दिया, ऐसे तो पहले भी किया ना सवाल। ओके, किया जा सकता है, उससे भी कर सकती हो, लेकिन वही चीज होगी। ऐसे सिंपली कर लो। 18th देखिए, इन ईच ऑफ दिस आपको ये बताना है, बताओ पहले वाले में वर्क डन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है। सो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, सो नो वर्क इज डन। अब जरा सेकंड में देखो क्या कुछ वर्क डन है? As displacement is along the direction of, in the direction of force applied, as displacement is in the direction of applied force, so work done is पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव हो गया। अब जरा देखो थर्ड केस देखो, इसमें डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, नेगेटिव। नाउ थर्ड इज फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहा है, वर्क डन कहाँ हो रहा है। ये फोर्स इधर है और जा उधर रहा है। As displacement is opposite टू अप्लाइड फोर्स, to applied force, so work done is negative. Next देखिए, Sony says that acceleration could be zero even when several force acting on it. Do you agree with her? एकलव्य वो कह रही है कि बहुत सारे फोर्स भी किसी पर काम कर रहे हो तब भी इसका एक्सीलरेशन जीरो हो सकता है। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस पे ग्रेविटी काम कर रही है क्या इस टेबल पे, और इसके लेग्स पे क्या फोर्स काम कर रहा है? लेग्स पे। हाँ भाई हम खड़े हैं तो मेरे लेग्स पे ऊपर की ओर कुछ काम कर रहे हैं क्या? नॉर्मल रिएक्शन, मतलब पैर पे दबाव आ रहा है कि नहीं ऊपर की ओर, तो यानी ग्रेविटी को कौन काट रहा है? बियॉन्ड फोर्स नहीं कर रहा है। जैसे ग्रेविटी को कोई ना कोई तो काट रहा होगा, नहीं तो नीचे गिरती चली जाती है। बोलो एक्शन एंड रिएक्शन। जैसे मान लो इसको अर्थ ने खींचा, ये नीचे जाना चाहती है, लेकिन इसके लेग्स पे ऊपर की ओर क्या आया? जितना तुम धरती पे एक्शन करोगे तो धरती उतना तुम्हारे ऊपर रिएक्शन करेगी। तो चूंकि ये परपेंडिकुलर टू अर्थ है इसलिए इसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर।
धरती के तो परपेंडिकुलर ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है ना, हाँ। तो रिएक्शन फोर्स लग रहा है। इसी तरीके से सोनी ने कहा कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्स लगे हुए हों, सोनी ने, तो तब भी उस पर एक्सीलरेशन 0 हो सकता है। सर ये ग्रेविटेशनल वाला क्या? अभी बता, यहाँ देखिए सोनी पे हो या ना हो, डिस्प्लेसमेंट नहीं एक्सीलरेशन, डिस्प्लेस होने तो एक ही स्पीड चल रही तभी तो एक्सीलरेशन 0 है। ये जरा देखो इक्वल फोर्स, इस पे देखिए, इफ ऑब्जेक्ट इज अंडर और नेट फोर्स 0 बैलेंस्ड फोर्स, किसके अंदर में बताओ? बैलेंस। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब समझते हो? Yes, sir. दैट इज ग्रुप ऑफ फोर्स विच आर कैंसिलिंग ईच अदर। भाई तुम उधर से धक्का दो, और बेटा आर्यन आपका नाम है ना, ये इधर से धक्का दे तो ये बेंच कहीं नहीं जाएगी। अगर इक्वल फोर्स लगाओ तो इसका मतलब है इफ बैलेंस फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन बोथ साइड देन दे विल कैंसिल आउट ईच अदर एंड दिस देयर विल बी नो एक्सीलरेशन ऑन इट। तो इसमें भी यही काम होगा कि नहीं? तो इफ ऑब्जेक्ट इज अंडर बैलेंस फोर्स, इसका मतलब है कि बोलो एफ नेट कितना हुआ? F1 प्लस F2। बोलो ये फोर्स राइट में लग रहा है तो क्या इसे +2 न्यूटन लिखें? Yes, sir. और वो लेफ्ट में लग रहा है तो ये कितना हुआ बताइए? 0 न्यूटन। तो F नेट, और F नेट की जगह क्या लिख दें बताओ? क्या MA? भाई F नेट क्या हुआ? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। F किसके इक्वल होता है? नहीं होता है? F MA होता है कि नहीं? तो वो कौन सा लॉ है? सेकंड। सर एफ किसके F पहले मैंने सारे फोर्सेस को जोड़ लिया, 0 आया, लेकिन F किसके इक्वल होता है? MA। तो A किसके इक्वल होगा? 0/m। तो बोलो A कितना आ गया? तो अगर ऑब्जेक्ट अंडर बैलेंस्ड फोर्स है तो उसका फोर्स ही 0 है, और फोर्स 0 है तो एक्सीलरेशन ही 0 होगा, मास तो 0 हो नहीं सकता। फोर्स 0 है तो क्या चीज 0 होगी बताओ? आप मुझे बताइए। Acceleration. क्या किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा, फोर्स 0 है, तो क्या मास 0 है उस ऑब्जेक्ट में? मास कभी नहीं 0 होता। किसे 0 होना होगा? एक्सीलरेशन। सही है, वो यहां से आ भी गया। सो इफ ऑब्जेक्ट इज अंडर बैलेंस्ड फोर्स देन इट्स फोर्स इज 0। फोर्स को 0 कर दिया, सो इट्स एक्सीलरेशन बोलो फिर से समझो कि देन F नेट विल बी क्या होगा? F नेट विल बी 0 होगा कि नहीं? अगर बैलेंस्ड फोर्स है तो वो चीज कहीं नहीं जाएगी। बैलेंस्ड फोर्स का क्या मतलब है कि बहुत सारे फोर्स अगर लग रहे हैं तो कोई भी चीज है, अगर मून भी किसी को खींच रहा है, अर्थ भी किसी को खींच रहा है, दोनों इक्वल फोर्स से खींच रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट बीच में ही रहेगा, ना अर्थ की तरफ जाएगा ना मून की तरफ। तो उस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना हुआ? 0 हो गया। लेकिन नेट फोर्स 0 हो गया, फोर्स का क्या फार्मूला होता है? तो MA ही तो 0 हुआ है ना। ये फोर्स, इस पे कितना नेट फोर्स है? दोनों तरफ फोर्स हो गया, 0 फोर्स हुआ कि नहीं? तो बोलो A क्या हुआ? 0/m। और बोलो 0/1 0/2 क्या होता है? क्या वो 0 ही होता है? तो बोलो एक्सीलरेशन 0 हो गया कि नहीं? यानी बहुत से फोर्स लग भी रहे हो तब भी उसका एक्सीलरेशन 0 हो सकता है। क्या सोनी का कथन सत्य है या असत्य? बैलेंस। सत्य है। सो लेकिन प्री कंडीशन क्या? बैलेंस। सो इफ ऑब्जेक्ट इज अंडर बैलेंस फोर्स देन इट्स acceleration will be 0. So Sony has stated correctly. I agree with Sony. ठीक है, और जो राइट आंसर है वो यहाँ ने लिखी दी। 20th क्वेश्चन देखिए। I agree with sentence बता ही दो because बस हो गया। ठीक है, मतलब ये हो गया ना फिर बिकॉज़ ये यही रीजन है। ठीक है वो सर reason। उल्टा लिखा मतलब F is 0 तो MA is 0 तो A is 0। बस वही पूछा एक्सीलरेशन।
जैसे तुम्हें कुछ लिखना है, वाई का मतलब बिकॉज सोनी इज माई बेस्ट फ्रेंड, शी हैज गिवन मी आइसक्रीम एंड इनवाइटेड मी, सो आई विल ऑलवेज एग्री विद सोनी। सॉरी के ऊपर ऐसा लिखा शी ऑलवेज गिव्स मी आइसक्रीम फ्री फ्री फ्री। नाउ अगर मान लो 4 डिवाइसेज हैं, 500 वाट की 4 डिवाइस चल रही, 500 वाट के 4 चीजें हैं हमारे पास, 500 वाट का कूलर होता है, तो 500 वाट के 4 कूलर लग गए, तो टोटल पावर कितनी हुई? सर 20 किलो तो टोटल पावर बताइए। 20 किलोवाट सर। यानी जो चार है ना, तो 500 वाट के 4 हैं, तो 3 किलोवाट, एक का कितना है 500 वाट। जैसे यहाँ सब कुछ चल रहा है तो सबकी पावर जोड़ लो, फिर उससे पता लगा लो पर आवर कितनी बिजली जा रही है। अब 500 वाट इंटू 4 कर दोगे तो कितना है बताओ? 2 किलोवाट। सही है। और 2000 वाट को जरा किलोवाट में बदलो। 20 किलोवाट। 1 किलोवाट अपॉन 1000 मतलब 10 आवर्स में भी निकालना है, तो 2 किलोवाट आ गया। अच्छा, अब मुझे इतना बता दो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का फार्मूला। और पावर की टाइम सही। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो चारों डिवाइस कितनी देर के लिए रन की हैं? 10 hours। कंज्यूम इज इक्वल्स टू टोटल पावर ले लो इनटू टाइम, तो 2 किलोवाट तो उनकी सबकी पावर हो गई, और टाइम कितने घंटे का है? 10 hours। तो कितना आ गया जरा बताओ? 20 किलोवाट आवर। 20 किलो एनर्जी का मतलब कितना कंजम्पशन ऑफ एनर्जी? वो टोटल एनर्जी मतलब हर एक डिवाइस से 20 किलोवाट। फाइंड एनर्जी किलोवाट आवर, तो 20 किलोवाट आवर हो गया। पीछे भी 20 चार्ज में कितना लगा वो? एक कूलर 500 वाट का है और 4 कूलर मैं चला रहा, तो मैं कितना पावर कंज्यूम कर रहा हूँ? बिजली घर से कितनी ले रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी हाउस से? 4 कूलर चला रहे हैं, तो 4 कूलर की टोटल पावर कितनी हुई? दैट इज 2000। तो टोटल पावर ले लो, जो 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 चल रहा है सब पावर जोड़ दो, और वो सब एक साथ अगर चला रहा है तो टाइम तो सबका सेम ही, उससे पता चल जाएगा। ठीक है ना? तो 4 कूलर की कितनी पावर हुई, या 4 डिवाइसेस 2000 हुए, उसे किलोवाट में बदल लिया, तो टोटल पावर इनटू टाइम आए, तो वही फार्मूला ना। और नहीं तो 4 जगह 500 इंटू 10, 500 इंटू 10 करती, तब भी 4 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ता नहीं। अब जरा देखो, एक सेकंड। फिर उसके बाद पूरे 11 क्वेश्चन। वो हम देख लेंगे क्या करना है। Shining objects eventually stops on reaching the ground. मान लीजिए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट नीचे गिर जा रहा है, तो अल्टीमेटली इसकी नीचे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, फिर वो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, वो गिर गया जमीन में, तो कहाँ गई काइनेटिक एनर्जी? सो व्हेन फ्रीली फॉलिंग बॉडी हिट्स ग्राउंड, जब वो किसको हिट करेगी? ग्राउंड, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी, देन ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन समझते हो? टक्कर, संघट्ट, ड्यूरिंग कोलिजन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू, क्या आवाज आएगी, साउंड आएगा और वाइब्रेशन भी पैदा होंगे नहीं? तो काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू साउंड एंड हीट एनर्जी, साउंड एंड नाउ। अब देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। सर आज के
छोटा है इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, सब एक्सप्लेनेशन है। आपका न्यूमेरिकल इजी है, न्यूमेरिकल दे दो। इतने पहले क्वेश्चन देखो, मैं मार दूंगी। 5 मिनट का टाइम है, इतने पहले देखो। सर नोट कर लो, सर नोट कर लो। 21 क्वेश्चन में इसको ठीक करो, ये काइनेटिक लिखो। ये दोनों तो लिख लो, लिखने का टाइम नहीं, पूरा करो। नहीं मैं नहीं लिखा, मैं पढ़ के पहला चुनाव मन में कर ले। सर मैंने दिया था सर। हाँ ना फर्स्ट याद हो सर, न्यूमेरिकल दे दो। हाँ फर्स्ट सर जरूरी है। मतलब समझा देना, ऐसा क्या है, फिर से समझा देना। सर फर्स्ट की जगह ये दे दो ना, इनमें से कोई भी जो न्यूमेरिकल है, कोई ये वाला दे दो ना, 70 है। यहाँ पे हमको आपसे काम करवाना है ना, वो पूछा जाएगा स्कूल में। उससे पहले अभी के सही लेवल सर यूनिवर्स आइसोलेटली की जगह इंटरसेल्युलर वो भी है, नीचे है उसके पीछे तक साथ पीछे पहुंच गए। अरे आइसोलेशन से आइसोलेटरी आज करने का भी कोरोना है। सर ये बात में ले देने दो, सब हो जाएंगे। छोटे में नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ होएगा हो जाएगा। क्वेश्चन के चलो 4 करो। वो सबसे इम्पोर्टेंट अभी आ जाएगा, हम फंस जाएंगे। आएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है इस तरीके से। दीजिए ना चलो अब सर 2 मिनट सर। ओके, फर्स्ट है ना उधर। सात 10 तो शुरू कर देना, देख लो 2 मिनट और। छुट्टी होएगी ये करने के बाद। आप म्यूटिनी मत करो, आपको जाना है चुपचाप निकल जाओ, समझ में आया? ऐसे क्लास को भड़काने का काम मत किया। पहले से ही आप डिसिप्लिन अच्छा रख रही हो क्लास का। चुप हो जाएगी। जो पेपर मिला है उसमें आप अपना फोन नंबर भी लिख देना। तो ये जो आज पढ़ाया है उसका PDF और आज का YouTube का लिंक सब इसमें लिख के दे देना, मैं आपको ग्रुप में, ये सब उसमें रहेगा, ठीक है?
सर मिटाएगा क्या कर लेंगे ओके